तो वी हैव द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस एंड काइनेटिक मतलब मोशन, थ्योरी ऑफ द गैसेस। ये तो हमें पता ही है कि जो गैसेस हैं वो कभी स्टेशनरी रहती ही नहीं है, वो हमेशा मोशन के अंदर रहती हैं, और इस वजह से ये थ्योरी हमारे पास डेवलप हो जाती है। तो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले क्यों ना हम ये समझें, क्या हमारे पास बिहेवियर ऑफ गैसेस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हम गैसेस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो गैस है जो कि आइडियल है, और एक वो गैस है जो रियल गैसेस है, मतलब कि नॉन आइडियल ना बोल के हम उसको रियल बोल देते हैं। आइडियल गैस को कि परफेक्ट गैसेस भी के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो गैसेस मेरे पास दो तरह से बिहेव करती हैं। एक जो रियल गैसेस हैं, यानी कि जो इनका रियल बिहेवियर है, उनको हम रियल गैसेस बोलते हैं। और दूसरा मेरे पास जिनको हम आइडियल गैसेस बोलते हैं। अब ये भी एक बड़ी जिसको बोल सकते हैं स्ट्रेंज कंडीशन है कि आपको रियल गैसेस ना पढ़ाकर आइडियल गैस पढ़ाई जाती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर जो कि बच्चे आइडियलिस्टिक गैस का एक बिहेवियर होना चाहिए। तो आइडियल गैस और रियल गैस के अंदर फर्क किस चीज का है? तो दो तरीकों का फर्क जो है मेजॉरिटी से मैं आपको बता सकता हूँ। पहला फर्क तो बड़ा सिंपल सा है, क्या हमारे पास आइडियल गैस वो जो कि आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन को फॉलो करती हो। तो बच्चा बोलता है ये कैसे बन सकता है। और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस वजह से हम आइडियल गैस को डिफाइन कर पाते हैं या फिर हम उसको समझ पाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम और डिटेल के अंदर जाएं तो हमें क्या चीज समझ में आती है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आइडियल गैस के लिए हमको एक परफेक्ट गैस इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। सो हमारे पास वी हैव द परफेक्ट गैस इक्वेशन। मेरे पास एक परफेक्ट गैस इक्वेशन है, या फिर जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, कि मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। अब ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर बोला जाता है कि गैसेस, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैसेस जो हमारे पास आ जाती हैं एट लो प्रेशर, अब ध्यान से समझना, द गैसेस एट द लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड आपके पास हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड एट द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमारे पास क्या करती है बच्चे, हमारे पास फॉलोज दी, ये बच्चा हमारे पास फॉलो करती है, दे फॉलो दी आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर बच्चे ये फॉलो करती है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। तो मैंने क्या बोली बच्चे आपके पास, एक मेरे पास है लो प्रेशर और दूसरा मेरे पास है हाई टेम्परेचर। दो चीजें हमेशा याद रखना, अगर कोई टीचर बोलता है कि कैसे कोई गैस आइडियल गैस बिहेवियर को गेन कर सकती है, तो आपका जवाब यही होगा कि ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की हमारे पास फिनोमिना है। अगर देखा जाए तो हमारे पास हम क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि वी हैव दी पी, यानी कि प्रेशर, वी यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर म्यू, मैं जानबूझ के म्यू लिख रहा हूँ, मैं स्मॉल एन भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एन भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो कंफ्यूजन और क्योस क्रिएट करेगा आपके माइंड के अंदर। फिलहाल के लिए हम इसको म्यू लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट है, और टी मेरे पास टेम्परेचर। नाउ ये हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, ये मेरे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है। इसके कई और वर्जन भी आपको मिलेंगे, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि म्यू क्या है, तो म्यू हम बोलते हैं कि जी नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसको आगे चले तो क्या बोलोगे कि हमारे पास पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को, अब सबसे आसान तरीका क्या है कि हम लिख देते हैं आर अपॉन आपके पास एन ए इंटू हमारे पास क्या आ गया आर, और ये मेरे पास आ गया टी, ये मैं लिख सकता हूँ।
जहां पर Na मेरे पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। और यहीं पर मेरे पास एक नई फॉर्मूलेशन आ जाती है, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और R अपॉन Na, इसको हम लिखते हैं Kb, एंड Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। और हमारे पास T क्या आ गया, टेम्परेचर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर को किसके बराबर ले लिया, के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बी विच इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, विच इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टीचर इसकी वैल्यू, और टीचर बच्चे हमारे पास इसकी यूनिट्स पूछ सकता है, इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। प्लीज रिमेंबर, डायमेंशन देख लेना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन है हमारे पास m, जो कि बच्चा हमारे पास जूल के लिए मास, और बच्चा हमारे पास L का स्क्वायर T-2, और केल्विन है तो केल्विन को कई बच्चा क्या लिख देता है, टेम्परेचर को T लिख देता है इमोशनल होके, तो K ही आएगा। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, mL² T-2 K-1। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। एंड व्हाट अबाउट गैस कांस्टेंट आर की, ये आपको देखना बच्चे, ये टीचर आपको पूछ सकता है, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, अगर गैस कांस्टेंट की आएगी तो एक चीज और आ जाएगी, मोल। मोल हमारे पास वहां पर मोल आ जाता है, यानी कि अगर मेरे पास गैस कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी, mL² T-2 K-1, और साथ ही साथ मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज आपके पास बलती जा जाएगी, मोल आपके पास यहाँ पर इनवर्स। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि आपके लिए ये एक गैस कॉन्स्ट, आपके पास एक तरीके का गैस लॉ आपके पास बन जाता है, लेकिन ये तो शुरुआत है। क्योंकि मेरे पास अगर देखा जाए तो आई कैन राइट डाउन पीवी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, आर इंटू टी। मैं इसके अंदर एक और चीज कर सकता हूँ, ये जो मास है इसको मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर अब एक चीज आ जाएगी, प्रेशर वॉल्यूम नीचे गिवन मास इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो एक और लॉ बन जाएगा, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मेरे पास गैस कांस्टेंट, और आई एम सॉरी, मॉलिक्यूलर मास m है, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M, और ये मेरे पास T। तो क्या ये मेरे पास एक और लॉ बन गया, बिल्कुल। ये भी हमारे पास यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का लॉ आपके पास बन जाता है। फिलहाल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर स्मॉल m मेरे पास क्या है, मास गिवन ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस। और कैपिटल M कौन सा मास है मेरे पास, कैपिटल M कौन सा मास है मेरे पास, तो आंसर है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास है। तो ये भी मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज आपके पास आ जाती है, विच इज नोन एज टू बी द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हमारे पास विच इज नोन एज टू बी द, वी हैव एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या बोलती है, ये हाइपोथेसिस है, देखिए ये हाइपोथेसिस है, हाइपो का मतलब ही होता है बच्चा हमारे पास जो लीज पे लीक है, जो कभी भी टूट सकती है, जो कभी भी किसी भी तरफ जा सकती है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है बच्चा हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास अगर हम सभी गैसेस को, अगर हम सभी गैसेस को, अगर हम सेम टेम्परेचर, अगर हम सेम टेम्परेचर पे रखें, सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर पे हमारे पास, और बच्चे हमारे पास सेम प्रेशर के ऊपर, और सेम प्रेशर के ऊपर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस को ले, अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस को ले,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को लें, तो ऑल कंटेन्स, तो हमारे पास ये सब क्या कंटेन करेंगे, ऑल कंटेन्स नंबर ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो हमारे पास दिस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यह हमारे पास कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास कौन सी हाइपोथेसिस है, दिस इज नोन एज टू बी द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कहने का मतलब, मेरे पास यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछती है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी हमारे पास एक क्वेश्चन आपसे पूछती है, और वो ये बोलती है कि भाई अगर मैं आपको बहुत सारी गैसेस दे दूं, तो हमारे पास जो गैसेस है उसका बिहेवियर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के केस के अंदर वो जो आइडियल गैस बिहेवियर है वो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, वो हमारे पास आप यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसके बारे में हमारे पास यहाँ पर एक बात करता है वो, और वो हमारे पास एक ग्राफिकल टेक्निक से बात की जाती है। यह हमारे पास वाई एक्सिस है एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ पर वी हैव वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर वो एक डॉटेड लाइन, अब बड़ी अच्छी चीज है कि इसमें वो समझा रहा है कि ये जो आपकी डॉटेड लाइन है यह आइडियल गैस बिहेवियर खुद ही बता रहा है। अब अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए ये पजल बन जाएगा, यार ये बताना क्या चाह रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पहले समझाती है आपको, पहले वो आपको समझाती है भाई कि ये वाला जो ग्राफ हम आपको बता रहे हैं इसमें ये डॉटेड लाइन आइडियल गैस का बिहेवियर है, ये आइडियल गैस है। डॉटेड लाइन मींस आइडियल गैस का बिहेवियर। ये डॉटेड लाइन हमारे पास यहाँ पर आपके पास आइडियल गैस का आपके पास यहाँ पर बिहेवियर है। ओके, ये हमारे पास आ गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, दिस इज गिवन बाय पीवी, ध्यान से समझना, दिस इज गिवन बाय पीवी अपॉन हमारे पास यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा आर। ये हमारे पास पीवी अपॉन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। तो ये बच्चा हमारे पास पीवी अपॉन हमारे पास यहाँ पर आर है, ये आइडियल गैस बिहेवियर है। इसके बाद टीचर हमारे पास हमें क्या बोलता है कि ये गैस अलग अलग टेम्परेचर से आइडियल गैस की तरफ को भाग रही थी। समझने की कोशिश करना, क्या हमारे पास यहाँ पर ये दो लाइंस आपको क्या बता रही हैं बच्चे, हमारे पास ये दो लाइंस हमारे पास हमें बता रही हैं इसी गैस के दो अलग अलग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर T2, और नीचे मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब टीचर आपको एक बात बोलता है, इसमें बताओ कि टेम्परेचर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। समझ में आ रहे हो, टीचर सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है। वो ये जानना चाह रहा है कि आप इसमें से जज कर सकते हो कि टेम्परेचर T1 बढ़ा कि T2 बढ़ा। हमें पता है कि आइडियल गैस बिहेवियर कौन सा बिहेवियर होता है, हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कौन से टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। तो हमारे पास यहाँ पर ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे है, इसका मतलब है कि हमारे पास T1 इज ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, T2। हमारे पास यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन आपके पास यहाँ पर T2, पर क्यों। अब अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, महक, ऋतिक, इनेश, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है आपके पास। ये बच्चे हमारे पास इस तरीके से आप यहाँ पर पूछ सकते हो। अब इसकी वजह बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना, फोकस करना। हमारे पास क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा तो आप डॉटेड लाइन के पास पहुंचते जाओगे। अवनी उठ के बैठ बेटा, अवनी उठ के बैठ, उठ के बैठ अवनी। हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा तो आप आइडियल गैस बिहेवियर के पास पहुंचते जाओगे।
इस वजह से T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हमारे पास अगर एक और ये लाइन हो जाती तो वो टेम्परेचर बढ़ गया, और आपके पास एक और लाइन होती तो उसका टेम्परेचर ज्यादा। इस वजह से टीचर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आयरनी ये भी है बच्चे, ये स्कूल में शायद आए भी ना, मैंने आज तक किसी स्कूल में, इनफैक्ट बच्चे ना तो मैंने जेई के अंदर ना ही नीट के अंदर कभी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन देखी है। उनको लगता है कि ठीक है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर लेगा, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है। टेम्परेचर कौन सा बढ़ा और आइडियल गैस बिहेवियर में भी उनको आसान लगता हो कि यार ये तो और बच्चा क्रैक कर लेगा कि आइडियल गैस के पास वाला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी बच्चा इसको क्रैक कर लेगा, कोई भी बच्चा इसके अंदर से यहाँ पर बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के और भी कई पार्ट्स हैं, ठीक है, और भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन वो मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास एक क्वेश्चन निकल कर आता है। क्या है वो क्वेश्चन, जरा चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्या, अ वेसल, मेरे पास यहाँ पर एक वेसल है। वी हैव अ वेसल कंटेन्स, मेरे पास एक वेसल कंटेन करता है टू, आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मेरे पास यहाँ पर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है बच्चे। एक बच्चे हमारे पास यहाँ पर है नियॉन, और दूसरी बच्चे हमारे पास है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो एक मेरे पास नियॉन है और दूसरी बच्चे हमारे पास ऑक्सीजन है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, द रेशो ऑफ देयर, the ratio of their partial pressure the ratio of their partial pressure, the ratio of their partial pressure, उन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है बच्चा हमारे पास, उनकी रेशो कितने के बराबर है, 3, रेशो आपके पास यहाँ पे 2 के बराबर। तो 3 रेशो हमारे पास यहाँ पर आपके पास 2 के बराबर। तो हमको बताना क्या, एस्टिमेट, आपको एस्टिमेट करना बच्चा हमारे पास द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आपको नंबर ऑफ द बच्चे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बतानी है बच्चे हमारे पास। और गिवन क्या क्या बच्चे हमारे पास, एटॉमिक नंबर, हमारे पास गिवन है एटॉमिक नंबर ऑफ द नियॉन। हमारे पास नियॉन का एटॉमिक नंबर है 20.2, और हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, मास ऑफ द ऑक्सीजन, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास है 32.0। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर 32 पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, 0 आ जाता है। और गिवन क्या है बच्चे हमारे पास, क्योंकि वेसल तो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों को वॉल्यूम बराबर मिल रहा है और टेम्परेचर भी सेम है। इस बात को दिमाग में रखना, मेरी बात को आप फोकस कर पा रहे हो, इसको दिमाग के अंदर रखना बच्चे कि दोनों एक वेसल है और रिएक्ट नहीं कर रही। जब रिएक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब दोनों को वॉल्यूम भी बराबर मिल रहा है और दोनों का टेम्परेचर भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं और इनको एक ही वेसल में रखा गया, तो दोनों के लिए वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, सेम। अब बच्चे का दिमाग जो है प्रोसेस करना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक ही वेसल के बीच में पार्टीशन लगा देता, इस तरफ ऑक्सीजन देता, इस तरफ वो देता, तो क्या हो सकता था। तो ये अब आपके दिमाग में, या रिएक्टिंग गैसेस होती तो क्या हो जाता, ये बात अब आपके बैक ऑफ द माइंड पे चलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमारे पास द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर इज सेम, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर जरा नंबर ऑफ हम मोल्स निकाल कर देख लेते बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर देख लें, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर भी आ जाएंगे। तो मेरे पास प्रेशर ऑफ द नियॉन एन ई, और बच्चे हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू, आपके पास एन ई इंटू आर इंटू टी, एंड द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन
volume and number of the moles of the oxygen and R into T। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते। तो डिवाइडिंग मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा प्रेशर ऑफ द नियॉन divided by pressure of the oxygen। So this is a number of the moles of the neon, number of the moles of the oxygen, और partial pressure 3:2 के रेशियो में। therefore we can write down mu Ne upon mu oxygen, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, या फिर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नियॉन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन। ये हमारे पास 3/2 या फिर मेरे पास 1.5 है ना। कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो फिर क्वेश्चन टीचर ने क्यों दिया? क्योंकि बच्चा वॉल्यूम के अंदर जाकर कंफ्यूज हो जाएगा, और नॉन रिएक्टिंग गैस से वो आपको बता रहा है भैया दोनों एक दूसरे से रिएक्ट तो कर ही नहीं रही हैं, तो उन्होंने कौन सा नया प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों गैसेस को चलने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए, मोशन के लिए, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, पूरा का पूरा वेसल मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा फंस सकता है, इसलिए टीचर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आपके लिए आ जाता है, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग, जो कि बच्चा हमारे पास। हाँ इनेश बोल बेटा, बोल बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ इनेश मैं सुन पा रहा हूँ बेटा। इनेश बोल बेटा। हाँ सर, इसी क्वेश्चन में बाई चांस ये होता कि गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, फिर कैसे करना था? गैसेस जब रिएक्ट करेंगी तो वो हमारे पास कंडीशंस हैं कि हमारे पास गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, या बीच में पार्टीशन अगर हम लगा दिया जाए। नहीं सर, पार्टीशन नहीं है, गैसेस सिंपली रिएक्ट गैसेस कर रही हैं। कर रही हैं, अब जैसे बच्चा हमारे पास कोई गैस रिएक्ट कर रही है तो वो भैया कितना मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन उनका रह जाए, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ेगा ना, हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब कि आपके पास जब वो नया मॉलिक्यूल, अब आपके पास इसको ऐसे समझ कि मेरे पास ए बी और सी हैं, अभी तो तीन थे, अब ये तीन मिलके मेरे पास क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो तीन तो कम हो गए ना। मेरी बात को समझ पा रहा है ना बेटा इनेश? इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ए बी और सी। जैसे कोई पर्सन कहता है कि मेरे पास ये एक चीज है, और ये आपके पास एक दूसरी चीज है, गिर ना जाए सामान, और ये तीसरी चीज है। अब ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये अलग अलग है, तो आप तीन गिनोगे इनको, लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये एक चीज बन जाएगी। फिर मुझे इसके क्या निकालने पड़ेंगे इनेश? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो वहां पर इस सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास बन जाते हैं, और उसके बाद इनेश हम इसका क्वेश्चन निकाल पाते हैं। तो वहां पर कहानी किसके ऊपर आके रुकती है? नंबर ऑफ मोल्स। एक क्वेश्चन है, मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको करवा भी नहीं पाऊंगा, और वो उसमें थोड़े से आगे के भी कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन वो हो जाएगा। वो क्वेश्चन हमारे पास आकाश के भी मॉड्यूल के अंदर है, एलन के मॉड्यूल के अंदर भी है। तो उसमें टीचर ये बोलता है कि भैया ये दो रिएक्टिंग गैसेज हैं, मिल गई, और एक ऐसी थी एक ऐसी थी, अब जो रिजल्ट बन रहा है वो ऐसा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस हैं, तो वो हो जाएगा, वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगे ना, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। तो वहां, और ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तब एक नया आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो। सो अभी तो कम ज़्यादा ही वो कम्युनिकेशन हो पाएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे बता देना। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर वी हैव द लॉज फॉर द, आपके पास लॉज फॉर एन आइडियल गैस। सो लॉज फॉर एन आइडियल गैस, ये अब हमारे पास थोड़ी सी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। सो वी हैव द लॉज फॉर एन आइडियल गैस, और इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा लॉ आ जाता है बच्चे आपके पास? विच इज द बॉयल्स लॉ। तो हमारे पास पहला लॉ जो आपके पास आता है, इट इज द बॉयल्स लॉ। हमारे पास यहाँ पर बॉयल्स लॉ आपको बड़ी सिंपल सी बात कहता है। ये हमारे पास कहता है फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर
at the constant temperature, at the constant temperature, at the constant temperature, the volume of the gas, the volume of that mass of the gas, of that mass of the gas, mass of the gas is inversely proportional. This is inversely proportional to the, inversely proportional to the, inversely proportional to the pressure exerted by the gas, the pressure of the gas. तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि हमारे पास V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर P। हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो इसका एक और मतलब आ जाता है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे को क्या बोलती है? नाउ अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। देयरफॉर इस वजह से हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? द बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट, इसका मतलब हमारे पास बॉयल्स लॉ आपके पास क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ वी हैव P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 and this is equal to constant। यानी कि एक जो गैस है हमारे पास, ये काफी हद तक आपको आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा समझ में आएगा कि हमारे पास अगर मैं PV का ग्राफ बना दूं, अगर मैं यहां पर PV का ग्राफ बना दूं तो ये ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा? तो मेरे पास ध्यान से समझना, ये मेरे पास है प्रेशर, ये हमारे पास है वॉल्यूम, और ये अब आपके पास आ गया बॉयल्स लॉ। ये हमारे पास यहां पर आपके पास आ गया बॉयल्स लॉ। सो दिस इज प्रेशर, यह हमारे पास है वॉल्यूम, और यह हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? आपके पास इक्वेशन। ये हमारे पास ये बॉयल्स लॉ के हमारे पास कर्व तैयार हो जाते हैं। ये बॉयल्स लॉ के हमारे पास क्या तैयार हो जाते हैं? कर्व। ये टेम्परेचर है मेरे पास T1, ये T2, और ये मेरे पास यहाँ पर T3। मेरी बात समझ पा रहे हो? और यहाँ पर जो चीज आपको और भी समझ में आनी चाहिए, जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ को जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है? बताओ शाबाश। हमारे पास हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है? हमारा टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा टेम्परेचर यहाँ की तरफ आपके पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। चलें एक आधा क्वेश्चन देखें बच्चे इसके ऊपर हमारे पास। तो जरा एक क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर करके देखते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो हमारे पास न्यूमेरिकल और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी एक बारी केमिस्ट्री में कर चुके हैं और बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है? द प्रेशर, हमारे पास क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास, द प्रेशर ऑफ द गिवन मास। अगर मेरे पास एक गिवन मास है बच्चा हमारे पास, द प्रेशर ऑफ द गिवन मास, गिवन मास ऑफ द गैस, ऑफ द गैस, आपके पास गिवन मास ऑफ द गैस filled in the vessel of volume V, filled in the vessel, vessel of volume V, of the volume आपके पास यहाँ पर V at temperature, at constant temperature, और ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ जाती है। कांस्टेंट टेम्परेचर reduced to one third, reduced to, reduced to one third of its initial value, of its initial value, of its initial value। कैलकुलेट परसेंटेज, कैलकुलेट आपके पास यहाँ पर इसमें क्या करना है बच्चे? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। अच्छा बताओ अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमारे पास इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। मेरे पास यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लो। हमारे पास यहाँ पर प्रेशर वन थर्ड हो गया, देयरफॉर अगर ये प्रेशर है P1, ये V1,
ये P2 किसके बराबर आएगा? 1/3 ऑफ P1 मल्टीप्लाइड बाई V2। ये हमारे पास कैंसल, तो V2 इज 3 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? V1। अब मुझे परसेंटेज चेंज बताना है, तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी है? परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज आपके पास क्या आएगा? V2 माइनस ऑफ V1 अपॉन V1 इंटू 100। V2 किसके बराबर है हमारे पास? तो 3V1 माइनस ऑफ V1 अपॉन V1 इंटू 100। और हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करोगे, द आंसर इज 200%। तो मेरे पास इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 200%। सो दिस बिकम्स 200%। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बच्चे हमारे पास। A gas, we can write down at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius, a gas in a cylinder. हमारे पास एक गैस है सिलेंडर के अंदर। A gas in the cylinder, a gas in the cylinder has the volume of 4 liter, has the volume of 4 liter। इसके पास 4 लीटर का वॉल्यूम है एंड प्रेशर, और जो प्रेशर है हमारे पास, एंड द प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये प्रेशर है। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, अगर गैस को हम यहां पर, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, अगर हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं बच्चे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं इस गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहा हूं बच्चे? कंप्रेस कर रहा हूं बच्चे, सो दैट द प्रेशर इज, सो दैट, ताकि बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ जाए? सो दैट द प्रेशर इज, जो हमारे पास यहां पर प्रेशर है, सो दैट द प्रेशर इज 150 आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो प्रेशर चेंज हो गया। एस्टिमेट द चेंज इन द, एस्टिमेट the change in the, estimate the change in the, estimate the change in the volume of the gas, in the volume of the gas, volume of the gas। देखते हैं बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बच्चा। हमारे पास जरा चेक करते हैं बच्चा हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एंड देयरफॉर इस वजह से V2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? P1 V1 अपॉन आपके पास P2। P1 मेरे पास 100 है और V1 4 है, और नीचे मेरे पास 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर 2 और ये मेरे पास 3, तो 8/3। तो हमारे पास यहाँ पर दिस विल बी 8/3, ये हमारे पास 8/3। और पहले का प्रेशर हमारे पास 4 है, सॉरी वॉल्यूम 4 लीटर है, अब 8/3 हमारे पास आ गया। एंड देयरफॉर मेरे पास चेंज इन दी वॉल्यूम, तो हमारे पास चेंज इन द वॉल्यूम इज 4 माइनस 8/3, और दिस विल बी 12 माइनस 8/3, और दिस इज 4/3, और दिस इज 1.33 लीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मुश्किल है इसमें से? P1 V1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है? P2 V2 के बराबर। अब इसके बाद हमारे पास गैस का कौन सा लॉ आता है? आफ्टर द बॉयल्स लॉ। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट लॉ इज नोन एज टू बी द चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ इज नोन एज टू बी द चार्ल्स लॉ। नाउ चार्ल्स लॉ बच्चे हमारे पास क्या बोलते हैं? एट, हमारे पास यहाँ पर एट अ गिवन मास ऑफ द गैस, एट अ गिवन मास ऑफ द गैस, गिवन मास ऑफ द गैस, यानी कि गैस के गिवन मास के ऊपर, एंड कांस्टेंट प्रेशर, एंड द कांस्टेंट प्रेशर, और अगर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है at a given mass of the gas and at the constant pressure, the volume, जो हमारे पास वॉल्यूम है, the volume of the gas, the volume of the gas
is directly proportional to temperature. This is directly proportional to the temperature. This is directly proportional to the temperature. The volume is directly proportional to the temperature. और मेरे पास यहाँ पर V is directly proportional to T. और अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी है, या फिर v इज इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन आपके पास p, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका मतलब क्या आ गया, और वी कैन राइट डाउन v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन आपके पास यहाँ पे t2 इज इक्वल टू v3 अपॉन t3। और हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास इसका ग्राफ कैसा, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन के अंदर लेना है। तो मेरे पास V और T का आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, आप कई बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स याद आ जाएगी कि VT के ग्राफ की लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ओरिजिन से अगर कोई लाइन पास होती है तो इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। और यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कई बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स याद आ जाएगी, मैंने ऐसा बहुत सारा पॉइंट उनके अंदर फीड किया था कि जब हमारे पास ये लाइन ओरिजिन से पास होगी तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम से शुरू होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर से शुरू होगी तो क्या होगा। तीनों के बिल्कुल अलग अलग मतलब है। खैर ये तो बड़ा सिंपल सा लॉ है कि V बाई टी कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो हमारे पास इस पे क्वेश्चन आपके पास देखिए कैसे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, एयर इज फिल्ड इन अ कंटेनर, द एयर इज फिल्ड इन द कंटेनर, द एयर इज फिल्ड इन द कंटेनर एट आपके पास 333 केल्विन। 333 केल्विन बच्चा हमारे पास। कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमको वो टेम्परेचर बताना बच्चा हमारे पास, सो दैट, सो दैट, ताकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1/3 ऑफ द एयर, 1/3 ऑफ द एयर, 1/3 ऑफ द एयर may escape out of the vessel, may escape from the vessel, may escape फ्रॉम दी वेसल, ताकि 1/3 ऑफ गैस हमारे पास क्या हो जाए, ये आपके पास वेसल में से निकल जाए। तो हमारे पास देखो वेसल का तो वॉल्यूम खुद में क्या रहता है आपके पास, कांस्टेंट। ये मेरे पास एक वेसल है और इसके अंदर हमारे पास कुछ गैसेस हैं। इस गैस का टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर आपके पास कितने के बराबर है, तो टेम्परेचर इनिशियल इज 333 केल्विन। और हमारे पास अब मैं इसके टेम्परेचर को क्या करूं, ताकि इसमें से 1/3 ऑफ गैस क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। आपके पास 1/3 ऑफ गैस, यानी कि गैस को अब क्या चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। हमारे पास यहाँ पर गैस को क्या चाहिए, राघव मनप्रीत, हमारे पास मुझे क्या चाहिए, ज्यादा, मतलब कि 1/3 ऑफ गैस, मतलब कि इस वॉल्यूम का 1/3 अगर और होता तो ये गैस हमारे पास अंदर के अंदर रह जाती। ये समझना, 1/3 ऑफ द गैस इज एस्केप, 1/3 यानी इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है V, उसके 1/3 गैस अब बाहर क्यों जा रही है गैस, क्योंकि उसको बड़ा वॉल्यूम चाहिए। पर पीछे जो वेसल है उसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो बाहर इसलिए एस्केप कर रही है क्योंकि हमारे पास जो वेसल है उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है। तो ये 1/3 आपके पास एस्केप कर गई, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास इस गैस का, अगर इस गैस का वॉल्यूम देखा जाए तो इस वक्त बच्चे V प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, V/3। क्यों V/3 प्लस, और क्यों, क्योंकि गैस बाहर निकल रही है और हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर T2 है जो मुझे बताना है। अब हमारे पास कई बारी बच्चा इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगा देता है कि सर आप V/3 क्यों ऐड कर रहे हो। इसका रीजन है बच्चे, क्योंकि वो एस्केप कर रही है। अगर मैं इस
कंटेनर का वॉल्यूम V/3 और बड़ा कर देता तो हमारे पास ये गैस उसी वेसल के अंदर रह जाती। सोचने का तरीका है। तो अब मेरे पास यहां पर आपके पास क्या आ गया, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे T2। और मेरे पास यहाँ पर वी कैन राइट डाउन v अपॉन आपके पास 333 और दिस इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर है v प्लस ऑफ v/3 और दिस इज इक्वल टू 4v/3। तो ये मेरे पास 4 v बाई आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास T2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास कैंसिल होके 111। सो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 444 केल्विन। ये हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें टीचर एस्केप के थ्रू आपको दिमाग में एक बात डालना चाहता है कि जो गैस है वो बाहर क्यों निकल गई, क्योंकि पीछे जो कंटेनर था वो तो बच्चे अब उस गैस को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बड़ा कर रहे हो तो उसको ज्यादा बड़ा वॉल्यूम चाहिए। तो इसका मतलब है कि गैस अब बाहर निकलने के लिए अपने आप को एस्केप करवाएगी, तो 1/3 है। तो हमारे पास यहाँ पर 1/3 जो होंगे वो एस्केप कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ आपके पास आता है दिस इज नोन एज टू बी दी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको क्या बोलता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक बड़ी सिंपल सी बात आपको कहता है, अगर हमारे पास यहां पर देखा जाए द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय the total pressure exerted by non-reacting gases exerted by non-reacting gases non-reacting gases is the sum of this is the sum of partial pressure of each gas, partial pressure of the each gas. So the partial में पार्ट वर्ड आ जाता है, partial pressure of each gas, partial pressure of the each gas, ये हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, यानी कि P इज इक्वल टू P1 प्लस ऑफ P2 प्लस ऑफ P3 एंड सो ऑन प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा P। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, इसमें शायद से क्वेश्चन ना ही आए बच्चा हमारे पास, क्योंकि ये सिंपल टीचर पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत 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 मुश्किल है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 0.01% से भी कम है, क्या पूछ लेगा इसमें से। तो हमारे पास फिर भी अगर कोई एक आधा क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको कर लेंगे। फिलहाल तो हम इसको मान के चलते हैं कि यार इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पिछले वाले 2 लॉस थे। और फिर बच्चे हमारे पास वी हैव द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। So we have the Graham's law of the diffusion. तो हमारे पास we have the Graham's law of diffusion। ये बच्चा हमारे पास हमें क्या बोलता है, the rate of diffusion of the gas, the rate of the diffusion of the gas, the rate of the diffusion of the gas is inversely proportional, this is inversely proportional, यह हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका मतलब 2 अलग अलग गैसेस अगर मेरे पास है, पहले तो एक सिंपल सी गैस देख लेते हैं, यह आर है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये हमारे पास एक गैस जब दूसरी जगह पे डिफ्यूज करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और अगर मेरे पास 2 गैसेस होंगे तो उनके रेट्स को कैसे देखेंगे, R1 बाई R2 एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ρ2 और नीचे डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगा ρ1 आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, इस पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या, हमारे पास है फ्रॉम अ सर्टेन apparatus, from a certain apparatus, from a certain
apparatus, मेरे पास एक certain apparatus है, the diffusion rate of the hydrogen gas, the diffusion rate of hydrogen gas of the हाइड्रोजन गैस, मेरे पास हाइड्रोजन गैस की जो डिफ्यूजन रेट है बच्चे 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इनवर्स। इससे डिफ्यूजन रेट की यूनिट्स भी क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास इफ अनदर गैस, अगर मेरे पास जो दूसरी गैस है, इफ द अनदर गैस हैज डिफ्यूजन रेट, has the diffusion rate has the diffusion rate of आपके पास कितने के बराबर है 7.2 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। आइडेंटिफाई अदर गैस, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है दूसरी गैस। आइडेंटिफाई द अदर गैस, सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the density rho 2 upon rho 1। मेरे पास यहाँ पर 28.7 और दूसरा 7.2 एंड अंडर रूट ऑफ, मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा रो 2 अपॉन रो 1, है ना। अब अगर हम शुरुआती दौर पे चले, देखो पीछे, बिल्कुल पीछे चले, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ पर थी, वहां पर पहुंचती, देखो हमने इतना कर लिया, है ना। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या बात समझ में आती है, हमको ये बात समझ में आती है बच्चे कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास डेंसिटी है, ये डेंसिटी बच्चे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेटेबल हो जाती है। ये जो डेंसिटी है बच्चे, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या बच्चे रिलेटेबल है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें इन सबको, अगर मैं प्रेशर आर और टी को कांस्टेंट मान लूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है मैं बड़े आराम से डेंसिटी को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, आपके पास मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो हमारे पास क्योंकि पहली हाइड्रोजन और दूसरे का नहीं पता, तो दूसरे का मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास मैंने गलत जगह पे लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास अंडर रूट ऑफ m अननोन, और नीचे हाइड्रोजन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास 28.7 एंड 7.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू m2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास m2 की वैल्यू आती है 31.78, जो कि अप्रोक्सीमेटली 32 के बराबर है। और इसका मतलब दूसरी जो गैस है, द अदर गैस इज ऑक्सीजन, जो हमारे पास दूसरी गैस है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, ऑक्सीजन है। जो दूसरी गैस है वो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास एन एयर बबल, मेरे पास एक एयर बबल है, वी हैव एन एयर बबल, यहाँ पर एयर बबल है ऑफ द वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम आपके पास है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, राइजेस फ्रॉम द बॉटम, राइजेस फ्रॉम द बॉटम, यह हमारे पास यहाँ पर बॉटम से आपके पास राइज कर जाता है फ्रॉम द लेक ऑफ 40 मीटर डेप्थ, फ्रॉम द लेक, जहां पर बच्चे फ्रॉम द लेक ऑफ 40 मीटर डेप्थ, जिसकी 40 मीटर डेप्थ की बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, लेक है बच्चे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, द टेम्परेचर एट द बॉटम इज, the temperature at the bottom is, the temperature at the bottom is 12 degree Celsius, bottom is a 12 degree Celsius, it rises, ये बच्चा हमारे पास राइज कर देता है टू दी टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट तक बच्चा हमारे पास राइज कर जाता है बच्चा हमारे पास, वेयर टेम्परेचर इज, जहां पर आपके पास टेम्परेचर कितना आ जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, जहां पे टेम्परेचर आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट, कैलकुलेट द फाइनल, कैलकुलेट द फाइनल, आपको यहां पर क्या बताना बच्चे,
फाइनल वॉल्यूम आपको यहाँ पर बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक लेक है और हमारे पास जो बबल है वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर है। यहाँ पे टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो प्रेशर है P1 और हमारे पास वॉल्यूम है V1। हमारे पास वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब और जो प्रेशर है वो हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्लस बच्चे हमारे पास है एच रो जी, तो 40 डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। ध्यान से समझना, ये हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम, प्रेशर और ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर 270 आपके पास यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 285 केल्विन है। ये हमारे पास बबल जब आपके टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया यहाँ पर, तो जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि करीबन 308 केल्विन। मेरे को वॉल्यूम V2 आपको बताना है और प्रेशर, अब इस पे प्रेशर सिर्फ कितने का रह जाएगा एटमॉस्फेरिक का, तो P2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक। अब एक बात है, जब ये बबल नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जो हमारे पास गैस के मोल्स होंगे वो हमेशा आपके पास क्या रहेंगे कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो हमेशा आपके पास क्या रहेंगे कांस्टेंट। जब ये गैस का बबल नीचे से ऊपर जाएगा, फिर समझो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या आएगा P1 V1 अपॉन आपके पास यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा R इंटू T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन R इंटू T2। जो गैस का मॉलिक्यूल है वो ब्रश नहीं कर, जो आपके पास एयर बबल है वो ब्रश नहीं कर रहा, और अगर वो ब्रश नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर तो कांस्टेंट है। बाहर प्रेशर कम होता गया, वो बच्चा हमारे पास एक्सपेंड होता गया, लेकिन अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो मेरे पास R से आपके पास R क्या हो गया कैंसिल, P1। अब P1 कितने के बराबर, 1 एटमॉस्फेयर 10 की पावर 5, तो मेरे पास यहाँ पर 10 की पावर 5 प्लस 40 10 की पावर 3 इंटू 10, तो हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर 5 वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बाद में चेक कर लेंगे, यह हमारे पास एक चीज है। डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 285, यहाँ पर ऊपर प्रेशर 10 की पावर 5 वॉल्यूम V2 मुझे निकालना है और टेम्परेचर 308। अब मेरे पास यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू V2, और नीचे मेरे पास 285 और ये मेरे पास आ गया 308। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास V2 की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर आएगी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू हमारे पास यहाँ पर 308 और डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना आ जाएगा 285, ये हमारे पास है। या फिर हम इसको अगर आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ 5 इंटू 308 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 285, तो 5.4, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब से आपके पास कितना बन जाएगा 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकल है, ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या रहते हैं कांस्टेंट। सो हमने आज इसका एक पोर्शन बच्चे खत्म कर दिया, ठीक। तो आज हमने इसका एक पोर्शन खत्म कर लिया, अब बाकी चीज हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा पढ़ लेना, थोड़े से मैं और क्वेश्चन हम तैयार करेंगे और फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय।